हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद गुरुजी में। हम आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों की श्रृंखला लेके आए हैं आपके सामने और इसी कड़ी में आज हम कक्षा 9 का राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा पढ़ेंगे। इस पाठ्य पुस्तक जो कि आरबीएससी की मूल पाठ्य पुस्तकों में से आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड के पाठ्यक्रम में शानदार कंटेंट के लिए जानी जाती है। हाल ही में पिछले एग्जामों में इस पाठ्यपुस्तक से शानदार कंटेंट लाइन टू लाइन उठाया गया है। इस कड़ी में हम अब तक राजस्थान के इस जीके को अध्याय नंबर 1 1857 की क्रांति, अध्याय नंबर 2 राजस्थान के क्रांतिकारी, राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन और राजस्थान में जनजातीय आंदोलन पढ़ चुके हैं। आज का हमारा वीडियो रहने वाला है राजस्थान में जनजातीय आंदोलन का पार्ट नंबर 2। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो आपको बताना चाहूँगा कि अब तक हमने इस श्रृंखला में कक्षा 6, कक्षा 7 और कक्षा 8 का अध्ययन कर लिया है, जिसके अंतर्गत हमने अध्यायवार लाइन टू लाइन एक भी शब्द छोड़ते न हुए इन पाठ्य पुस्तकों का अध्ययन किया है। आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमें इतना मोटिव करेगा कि हम आगे भी इस प्रकार के नवाचार आप तक पहुंचाने का अथक प्रयास करेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ, हमारे इस परिवार और इस मुहिम के साथ, और कवर कीजिए अपने राजस्थान जीके को, क्योंकि यहाँ से कंटेंट वो बाहर जाता ही नहीं। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हमारा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, इसका हमने मेर विद्रोह पढ़ लिया, भील विद्रोह पढ़ लिया, उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन, आज का ये टॉपिक रहने वाला है। शानदार कंटेंट है, पूरा वीडियो देख के जाइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कंटेंट की। राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। पिछले कंटेंट में हमने गोविंदगिरी के बारे में पढ़ा और गोविंदगिरी जो भीलों के मसीहा कहलाते थे उनके बारे में पढ़ा और उनके आंदोलन के बारे में पढ़ा, जो कि भगत आंदोलन था। पिछले क्लास में हमने बहुत ही शानदार तरीके से मेर विद्रोह और भील विद्रोह का पढ़ लिया है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके देख लीजिए। और आज शुरुआत करते हैं उदयपुर राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन। बहुत ही शानदार कंटेंट है, यहाँ से प्रश्न पुट आउट होता ही होता है। चलिए शुरुआत करते हैं। असहयोग आंदोलन की जागृति के प्रभाव में 1921 में मेवाड़ व अन्य राज्यों के भीलों व ग्रासियों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आंदोलन छेड़ा। मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल ठिकाने के अंतर्गत कोलियारी गांव के निवासी और ओसवाल बनिया जाति के थे। देखिए कंटेंट यहाँ से प्रश्न बनाता है। देखिए, मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के झाड़ोल कस्बे के और कोलियारी गांव के थे। प्रश्न यहाँ से पुट आउट होता ही होता है, बहुत बार प्रश्न पूछा भी गया है। और किस जाति के थे वो? ओसवाल बनिया जाति के थे। और जो गोविंदगिरी थे वो किस जाति के थे? पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था, वो बंजारा जाति के थे। उन्होंने कुछ समय झाड़ोल ठिकाने के कामदार के रूप में भी कार्य किया। इसी दौरान वह इस ठिकाने के भीलों के संपर्क में आए। झाड़ोल के जागीरदार के साथ कुछ मतभेद हो जाने के कारण उन्होंने ठिकाने की नौकरी छोड़कर परचून का व्यापार आरंभ कर दिया। वह भील क्षेत्रों में घूम घूमकर मिर्च मसाला आदि बेचते थे तथा ओसीना ठिकाने में सामलिया नामक स्थान पर लगने वाले चित्रे विचित्रे के मेले में नियमित रूप से दुकान लगाते थे। अतः अपने व्यापार के माध्यम से वह उदयपुर राज्य के भीलों के अत्यधिक निकट संपर्क में आ गए। मोतीलाल तेजावत के समाज सुधार की गतिविधियों ने उन्हें भीलों के मध्य काफी लोकप्रिय बना दिया। इन उपदेशों के साथ उन्होंने आदिवासियों का एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। देखिए, आदिवासियों का एक ही आंदोलन, भीलों का नहीं, आदिवासियों का। भीलों का भक्त आंदोलन था, लेकिन आदिवासियों का एक ही आंदोलन का संबंध किससे है? मोतीलाल तेजावत से। प्रश्न बहुत बार बनता है। एक ही आंदोलन का उद्देश्य राज्यों व जागीरदारों द्वारा किए जाने वाले भीलों पर सभी प्रकार के शोषण के विरुद्ध संयुक्त रूप से विरोध करना था। मोतीलाल तेजावत की गतिविधियां तो झाड़ोल जागीर तक ही सीमित थी, किंतु उनका प्रभाव अन्य भील क्षेत्रों में भी तीव्र गति से फैल रहा था। उनके बढ़ते हुए प्रभाव से
सत्ताधारियों का चिंतन होना स्वाभाविक था। इस सत्ताधारियों ने इसे एक चुनौती के रूप में लेते हुए भीलों पर जुल्म करने के कठोरतम कदम उठाए। इसी दौरान तेजावत विजय सिंह पथिक अन्य नेताओं से मिले और उनके साथ विचार विमर्श कर भीलों की समस्याओं के समाधान हेतु कार्यक्रम तैयार किया। वह असहयोग आंदोलन से बहुत प्रभावित थे तथा वह भीलों का ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। इस समय तक बिजोलिया किसान आंदोलन अपनी चरम सीमा पर था, जिसमें तेजावत को भी उत्साहित किया और उन्हें बिजोलिया के नेताओं से संपर्क का आश्वासन मिल गया, समर्थन का आश्वासन मिल गया, तो उससे अपने कार्यक्रम को अंतिम रूप प्रदान किया। जुलाई 1921 में उन्होंने भीलों का करबंदी सहित असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। झाड़ोल का शासक जो कि सामंत था, इस स्थिति से चिंतित हो गया और इस स्थिति को नियंत्रण में लाने के उद्देश्य से 19 अगस्त 1921 को मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। तेजावत की गिरफ्तारी ने भीलों को और अधिक उत्साहित कर दिया। अपने नेता को मुक्त कराने के लिए हजारों भील एकत्रित हो गए। भीलों के भारी जमावड़े ने तेजावत को मुक्त कराने हेतु ठाकुर को बाध्य किया। इसके पश्चात तेजावत ने अपने आंदोलन और भी तीव्र कर दिया। दिसंबर 1921 तक उदयपुर राज्य में किसान व आदिवासी आंदोलनों के कारण एक विस्फोटक स्थिति उत्पन्न हो गई। भील आंदोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारियों ने 1 जनवरी 1922 को भीलों को कुछ छूट देने का निर्णय लिया और तदनुसार जागीरदारों को सलाह भी दी गई। आंदोलन के परिणाम स्वरूप राज्य का यह निर्णय समर्पण का सूचक था, जिसने भीलों की इच्छा शक्ति को और अधिक बढ़ा दिया। जनवरी 1922 में मोतीलाल तेजावत ने सिरोही राज्य में प्रवेश किया तथा जहां भारी संख्या में भील व ग्रासीय आदिवासी रहते थे, वे उदयपुर के आंदोलन से बहुत प्रभावित थे और सिरोही में ऐसा ही आंदोलन छेड़ना चाहते थे। वास्तव में मोतीलाल तेजावत उदयपुर राज्य के भय से उदयपुर से भागकर सिरोही नहीं गए थे, बल्कि उन्हें सिरोही के भीलों व ग्रासियों ने अपने मार्गदर्शन हेतु आमंत्रित किया था। इस समय तक उन्हें यह भी पूरा भरोसा हो गया था कि उदयपुर में उनके अनुयायी उनकी अनुपस्थिति में आंदोलन चलाने में सक्षम थे। सिरोही राज्य में मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आदिवासी आंदोलन का पूरा दूसरा प्रमुख केंद्र बन गया। सिरोही राज्य में भी आदिवासियों की जीवन दशाएं मेवाड़ राज्य के भीलों के समान ही थी। सन 1922 में तेजावत ने सिरोही राज्य के आदिवासियों में प्रवेश किया। यहाँ भी उन्होंने उदयपुर के भीलों पर की पत्ती पर ग्रासीय आदिवासियों में समाज सुधार के कार्य आरंभ किए। उसने ग्रासियों के उत्थान हेतु समाज सुधार के साथ साथ एक आर्थिक संघर्ष भी आरंभ किया। जनवरी 1922 में तेजावत ने भ्रमण करते हुए भीलों में ग्रासियों की अनेक सभाएं की तथा उन्हें करबंदी और राज्य के साथ असहयोग हेतु खुला आह्वान किया। 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया तथा ब्रिटिश अधिकारियों ने संपूर्ण भारत में किसान व आदिवासी आंदोलनों को शक्तिपूर्वक कुचलने की नीति अपनाई। धीमान रमाकांत मालवीय ने गांधी, पथिक व राजस्थान सेवा संघ के नेताओं की सहायता से सिरोही के आदिवासी आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास किए थे, किंतु अपने प्रयासों की असफलता से झुंझलाकर ग्रासियों के मुख्य गांव सियावा में कर वसूली के लिए सेना भेजने का निर्णय लिया। राज्य व अंग्रेजों की सेना ने इस गांव में 12 अप्रैल 1922 को आक्रमण कर दिया। इस सैनिक कार्रवाई में अनेक ग्रासियों की जानें गई तथा फौज ने उन्हें घर, अनाज व पशु जलाकर उनको भारी नुकसान पहुंचाया। इसके पश्चात भी सैनिक अभियान जारी रहा। 5 मई 1922 को सेना ने बलोरिया गांव में आक्रमण किया तथा इस गांव का बहुत बड़ा भाग जला दिया। इससे 11 आदिवासियों की जानें गई। 6 मई को भूला एवं नवावास नामक गांव को सैनिक आक्रमणों का शिकार होना पड़ा तथा इन गांवों को अधिकांश झोंपड़ियों को जलाकर राख कर दिया गया। सिरोही राज्य में अंग्रेजी सेना की संयुक्त कार्रवाइयों ने भीलों व ग्रासियों का मनोबल तोड़ दिया। इस स्थिति में भूला, नवाबास, बलोनिया व अन्य प्रभावित गांवों के आदिवासी मुखिया सिरोही के दीवान व पॉलिटिक ऑफिसर ने 11 व 12 मई 1922 को मिले और एकी की शपथ तोड़ते हुए सहमति व्यक्त की। इन अधिकारियों के समक्ष आदिवासी मुखियाओं ने एकी आंदोलन की निंदा करते हुए इससे अपने आप को अलग घोषित किया। इस प्रकार सिरोही की आदिवासी आंदोलन को सत्ता पक्ष द्वारा कुचल दिया गया। अधिकारियों की मान्यता थी कि आदिवासियों ने एकी आंदोलन को किसी
राजनीतिक के तहत स्थगित कर दिया एवं इस आंदोलन के पुनर्जीवित होने की पूर्ण संभावना है। अतः दीवान व अधिकारियों ने सिरोही के शासक को सुझाव दिया कि आदिवासियों को कुछ छूट व सहूलियत देकर ही पूर्णतः शांति स्थापित की जा सकती है। मोतीलाल तेजावत ने 1923 में आरंभ में पुनः एक ही आंदोलन आरंभ करने का प्रयास किया, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। फिर भी सिरोही राज्य में भाकर, सातपुर, पिंडवाड़ा आदि प्रगणों में अशांति फैल गई। सन 1927 में जाकर आदिवासी पंचों ने सिरोही राज्य के अधिकारियों के साथ समझौता किया। तत्पश्चात इन प्रगणों में शांति स्थापित की गई। मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में आरंभ हुआ सिरोही का आदिवासी आंदोलन सही अर्थों में 1929 में तेजावत की गिरफ्तारी के पश्चात ही समाप्त हुआ। उदयपुर व सिरोही राज्य के भीलों व ग्रासिया 1921 से 1929 के मध्य मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में अशांत बने रहे। राज्य जागीरदारों व अंग्रेजों ने अशिक्षित व भोले आदिवासियों पर सभी प्रकार के अत्याचार किए। इस क्रम में सैनिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला आरंभ की गई, जिसमें आदिवासियों का मनोबल तोड़ दिया। जनवरी 1924 के पश्चात तेजावत मुंहविगत हो गए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी पर उदयपुर, सिरोही, अड्डर राज्यों ने पुरस्कार घोषित किया था। देखिए, प्रश्न बनेगा सीधा ही यहाँ से कि जनवरी 1924 के पश्चात मोतीलाल तेजावत कब भूमिगत हुए थे? जनवरी 1924 में। और मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के लिए प्रश्न आया बहुत बार ये, मोतीलाल तेजावत की गिरफ्तारी के लिए किस जो राज्यों ने इनाम घोषित किया था वो थे उदयपुर, सिरोही और इडर ने। अधिकारियों की यह स्पष्ट मान्यता थी कि जब तक मोतीलाल तेजावत को घेरा नहीं जाएगा तब तक आदिवासी आंदोलन शांत नहीं हो सकता। 3 जून 1929 को इडर राज्य की पुलिस ने खेड़ ब्रह्मा नामक स्थान में गांव में तेजावत को गिरफ्तार कर लिया। इडर पुलिस ने उन्हें उदयपुर राज्य को सौंप दिया, जहां उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा चलाया गया। सन 1936 में तक इसमें कोई अंतिम निर्णय नहीं हुआ था। तेजावत को जेल में रखा गया। 3 अप्रैल 1936 को जेल से इस शर्त पर रिहा किया गया कि अब कोई आंदोलन कार्य नहीं करेंगे तो उदयपुर राज्य की अनुमति के बिना उदयपुर शहर से बाहर भी नहीं निकलेंगे। उदयपुर राजा ने उसके गुजारे के लिए 30 रुपये प्रतिमाह का भत्ता स्वीकृत किया था। प्रश्न बन सकता है कि मोतीलाल तेजावत के जीवन यापन के लिए जो उदयपुर राज्य ने कितना भत्ता तय किया था? 30 रुपये प्रतिमाह है। पुनः उन्हें जनवरी 1945 में बंदी बना लिया गया। तब उन्होंने बोमट क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश की, तो उन्हें फरवरी 1947 में जेल से रिहा कर दिया गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीणा आंदोलन 1851 से 1860। नई भूमि व राजस्व व्यवस्था के प्रति अपने रोष प्रकट करने के लिए 1851 में, कब? 1851 में उदयपुर राज्य के जहाजपुर परगने के मीणाओं ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। 1851 मीणाओं का जो विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था? 1851 से। इस क्षेत्र की मीणा जाति पर्याप्त रूप से किसी भी राजनीतिक सत्ता से मुक्त थी। केवल महाराणा मेवाड़ की प्रतीकात्मक सत्ता स्वीकार करते थे। कर्नल टोड ने इसका जीवंत विवरण प्रस्तुत किया है, जो उपयुक्त तथ्य को स्पष्ट करता है। ये अंग्रेज ही थे जो इस क्षेत्र में उदयपुर राज्य का कठोर नियंत्रण स्थापित कर सके। ब्रिटिश शासित अजमेर प्रांत के समीप इस मीणा क्षेत्र पर राज्य की सत्ता स्थापित हो सकती थी। वास्तव में अंग्रेज आदिवासी समुदायों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित थे, इसलिए अंग्रेज इन लोगों के साथ बड़ी कठोरता का व्यवहार करते थे। 1820 से 21 में अंग्रेजों द्वारा मेरों के दमन से मीणा समुदाय के लोग भलीभांति परिचित थे। अतः जहाजपुर क्षेत्र की मीणा समुदाय और अंग्रेज अधिकारियों के मध्य विद्रोह अस्तित्व में आया। मीणा व भीलों के विद्रोह केवल अंग्रेजों के विद्रोह ही नहीं थे, बल्कि वे संबंधित रियासतों के विरुद्ध भी थे, जिनके माध्यम से अंग्रेज अपनी नीतियों को क्रियान्वित करवा रहे थे। महाराणा मेवाड़ ने 1851 में जहाजपुर परगने में नया हाकिम नियुक्त किया। नवनियुक्त हाकिम मेहता रघुनाथ सिंह परगने ने धन कमाने में व्यस्त था। अपना ध्यान मुख्य तौर पर परगने की आय पर वृद्धि और खर्चे में कमी पर केंद्रित था। प्रशासनिक सुधारों के नाम पर जनता से धन वसूली की प्रक्रिया के फलस्वरूप बहुसंख्यक मीणा समुदाय ने विप्लव का रास्ता अपनाया। विद्रोही मीणाओं ने न केवल राजस्व अधिकारियों व सूतदारों को लूटा, बल्कि समीप स्थित अजमेर मेरवाड़ के अंग्रेजों के प्रांत भी घाव मारे।
अंग्रेज अधिकारियों की शिकायत के आधार पर महाराणा ने हाकिम का स्थानांतरण कर मेहता अजीत सिंह को विद्रोही मीणाओं के दमन के कठिन कार्य को पूरा करने के उद्देश्य से हाकिम नियुक्त किया। वह उदयपुर से एक सेना लेकर रवाना हुआ। उसके साथ शाहपुरा, बनेड़ा, बिजोलिया, भैंसरोड, जहाजपुर और मांडलगढ़ के जागीरदारों की सेनाएं सम्मिलित थी। इसके अतिरिक्त भीमपट्टन व एकरिंग पट्टन के सिपाही 2 तोपों सहित इन सेना के साथ जुड़े थे। एजेंट व गवर्नर जनरल इन राजपुताना के कहने पर जयपुर, टोंक, बूंदी राज्यों ने अपने राज्य की सीमाओं पर चौकसी पक्की कर दी। इससे उदयपुर की सेनाओं ने छोटी लुहारी व बड़ी लुहारी नामक गांवों पर आक्रमण किया जो मीणा विद्रोह के मुखियाओं के साथ थे। सेनाओं ने दोनों ही गांवों को नष्ट कर दिया और मीणा सपरिवार मनोहरगढ़ और देवखेड़ा की पहाड़ियों की ओर भागे। वहां उन्होंने रक्षात्मक स्थिति प्राप्त कर ली। इसी बीच जयपुर, बूंदी, टोंक राज्यों से तमाम प्रतिबंधों के उपरांत भी उन्होंने 5000 मीणा लोग जहाजपुर की मीणाओं की सहायतार्थ पहुंच गए थे। उदयपुर की सेनाओं ने भरसक प्रयत्न किए किंतु सघन पहाड़ी झाड़ियों व पहाड़ी प्रदेश होने के कारण सैनिक कार्रवाइयों में अनेक रुकावट उत्पन्न हो रही थी, इसलिए इन सेना को सफलता प्राप्त नहीं हुई। राज्य सेना के लगभग 57 सैनिक इस अभियान में मारे गए। दिसंबर 1854 में एजेंट टू गवर्नर जनरल इस राजपुताना, मेवाड़ का पॉलिटिक एजेंट व हाड़ौती का पॉलिटिक एजेंट संयुक्त रूप से सेना लेकर जहाजपुर पहुंचे और जहाजपुर व इटोदा में 1 महीने तक रुके रहे। जनवरी 1855 के अंत तक मीणा विद्रोही इस सेना के समक्ष आत्मसमर्पण के लिए बाध्य थे। भविष्य में मीणाओं का सामना करने के उद्देश्य से फरवरी 1855 में जयपुर, अजमेर, बूंदी व मेवाड़ की सीमाओं पर स्थित देवली के एक सैनिक छावनी पर छावनी स्थापित की गई। मीणाओं पर नियंत्रण करने के लिए छावनी के आसपास पुलिस थाने भी स्थापित किए गए। इस प्रकार मीणाओं का विद्रोह दबाया जा सका। 1855 में देवली छावनी की नवगठित अनियमित सेना का मुख्यालय बनाया गया था, जो 1857 से 1860 के दौरान 42वीं देवली रेजिमेंट और मीणा बटालियन के नाम से जानी जाती थी। 1921 में 42वीं देवली रेजिमेंट व 43वीं एरिनपुरा रेजिमेंट को समाप्त कर दिया गया। उनके स्थान पर मीणा कोर की स्थापना की गई। देवली ने इस सेना का गठन राजस्थान में आदिवासियों के प्रति अंग्रेजी नीति का विस्तार कहा जा सकता है। वास्तव में इस तरह के दमनात्मक उपायों का विस्तार आदिवासी समस्या का समाधान नहीं था, किंतु नवगठित अमानवीय, अपवित्र औपनिवेशियों के शांति मेल द्वारा स्थापित राजनीतिक सत्ता से और कुछ आशा नहीं की जा सकती थी। पुनः जनवरी 1860 में जहाजपुर के मीणाओं ने विद्रोह कर दिया। महाराणा ने 29 जनवरी 1860 को चंद्र सिंह के नेतृत्व में जहाजपुर की ओर सेना भेजी। उन्होंने गंडोली व लुहारी गांवों में आक्रमण किया। राज्य सेना ने गांवों को लूटा व आगजनी भी की। भारी संख्या में मीणाओं को बंदी बनाया गया और 6 लोगों को तोप से उड़ा दिया गया। मीणाओं पर पुलिस थानों में अनियमित उपस्थिति थोप दी गई। इस प्रकार जहाजपुर का मीणा विद्रोह अंतिम रूप से नियंत्रित हो गया था। तो ये था जनजातीय किसान आंदोलन। ये शानदार कंटेंट है। आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए अध्याय के साथ। इसी ऊर्जा के साथ बने रहिए हमारे साथ। लाइन टू लाइन पढ़ने के लिए आरबीएससी मूल पाठ्य पुस्तकों को और कीजिए अपने सपनों को साकार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।